आज है 9 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी ये एक लेंडिंग मॉडल है जिसमें एक फिनटेक फर्म होती है और उसके साथ एक पार्टनर बैंक या एनबीएफसी होता है। इसमें जो फिनटेक फर्म है वो लोन ओरिजिनेट करती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो एक प्री डिसाइडेड परसेंटेज है, अगर उसका जो कस्टमर है वो रिपे नहीं कर पाता लोन, तो वो उतना परसेंट जो है वो बैंक को या एनबीएफसी को देगी। ठीक है, इसमें जो लोन रेज होता है वो जो बैंक या एनबीएफसी उनके बुक से ही रेज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो गारंटी देती है कि कुछ परसेंटेज अगर अगर वो जो कस्टमर है वो रिपे नहीं कर पाता, तो वो जो परसेंटेज है वो फिनटेक फर्म जो है उनको देती है, बैंक को या एनबीएफसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेडबी के तहत बनी थी। 6 मेंबर कमेटी है ये, और ये सबसे पहली बार ये सितंबर 2016 में बनी थी। आरबीआई के जो गवर्नर हैं इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। उनके अलावा जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, मॉनेटरी पॉलिसी के हेड होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। और एक ऑफिसर जो उसके बैंक का जो बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है, उसके उससे अपॉइंटेड होते हैं। प्लस 3 और मेंबर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उनको ये सेट करती है, इन्फ्लेशन टारगेट करती है, और एनालाइज करती है जो हमारे यहाँ जो इकोनॉमी हमारे यहाँ की। ठीक है, और डिसीजन भी लेती है कई सारी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक टेक्निक है जो सबमरीन्स में इस्तेमाल होती है। अभी जो अपने यहाँ प्रोजेक्ट 75I बनने वाला है उसमें ये इस्तेमाल की जाएंगी। जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं उनको 48 घंटे में ऊपर आना पड़ता है अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। लेकिन जो एआई ड्रिवन सबमरीन्स हैं उनको वो करीब 2 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती हैं अपनी बैटरी को चार्ज करके। इसमें दो तरह का होता है, एक फ्यूल सेल एआईपी होता है और एक स्टिलिंग एआईपी होता है। फ्यूल सेल एआईपी में रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इसमें जो हाइड्रोजन है उसको पहले से स्टोर किए रहते हैं, उसी का इस्तेमाल करके अपने बैटरीज वगैरह चार्ज करते हैं। दूसरा है स्टर्लिंग एआईपी। इसमें डीजल फ्यूल के साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन में इस्तेमाल होता है। डीजल फ्यूल हमने देखा था अभी, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स थी उसमें इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये उस कन्वेंशनल जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है उससे उससे काफ़ी शांत होता है ये। और ये छोटे सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ शैलो वाटर होता है वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो कि वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में ओरिजिनेट होते हैं। और इनको कैरेक्टराइज किया जाए तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब काफ़ी गर्म होता है इसलिए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हाई विंड्स होती हैं और हैवी रेनफॉल होता है जहाँ भी ये बनते हैं। ठीक है, इसमें जो एनर्जी आता है वो सी सरफेस से आता है, और इनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए वो वार्म वाटर पर रहता है, इसलिए जब इनका लैंडफॉल होता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जुलाई सितंबर में होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जनवरी मार्च में होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो साइक्लोन्स को प्रोवाइड करता है, साइक्लोन के फॉर्मेशन को। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखने को मिला है कि मानसून के पहले ही साइक्लोन्स बनने शुरू हो गए हैं। और जो साइक्लोन होता है वो मानसून को भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि ये जो विंड सर्कुलेशन होता है साइक्लोन्स में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और अगर ये जैसे बे ऑफ बंगाल में बना है ऊपर की तरफ, तो ये जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जाने वाली हवाएं हैं जिनको ट्रेड विंड्स हम कहते हैं, उनको ये पुल करता है, इसलिए मानसून जो है जल्दी शुरुआत हो सकता है अगर वहाँ पे साइक्लोन जल्दी आया है तो। फिर है सीएमएस, अक्सर न्यूज़ में रहता है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसको बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसको बॉन शहर जो कि जर्मनी में है उसमें 1979 में साइन की गई थी। और इसमें जो माइग्रेटरी एनिमल्स और इनके हैबिटेट हैं उनके यूज़ और उनके कंजर्वेशन के लिए ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। और इसके लिए बताया गया कि जो कंट्रीज़ हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में भी समझौता कर सकती हैं, एग्रीमेंट कर सकती हैं, ये खुद से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, कोई लॉ बना सकती हैं। सीएमएस में 2 अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1 जिसमें इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़ को लिस्ट किया गया है और उनके उनके लिए जो प्रोहिबिशंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज़ हैं जिनकी कंजर्वेशन स्टेटस अनफेवरेबल है। ठीक है, इसके लिए कई सारे एग्रीमेंट हैं। इंडिया ने 1983 में सीएमएस को ज्वाइन किया था, और कई सारे नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू साइन किए थे इंडिया ने सीएमएस से, जैसे साइबेरियन क्रेन के लिए, मरीन टर्टल के लिए, डुगोंग के लिए, रैप्टर्स के लिए। फिर हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं उसमें लास्ट टीयर में होती हैं, मतलब थर्ड ईयर में। सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसके नीचे पीएससीज होती हैं। ठीक है, ये कई इसमें कई सारे विलेज आ सकते हैं एक पीएससी के अंदर, और ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं विलेजेस को या एग्रीकल्चर या फार्म एक्टिविटीज़ के लिए। इंडिया में अभी करीब 63,000 फंक्शनल पीएससीज हैं। पीएससीएस अट्रैक्टिव है क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये जो क्रेडिट देते हैं बहुत कम पेपर वर्क में बहुत शॉर्ट टाइम में दे देते हैं। ठीक है, फिर है कॉपरनिकस सिस्टम। ये यूरोपियन यूनियन का स्पेस प्रोग्राम है, और अभी इसकी 50वीं एनिवर्सरी है। 1998 में इसको भेजा गया था, तब इसका नाम था ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम। बाद में इसका नाम निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर चेंज किया गया, जो कि एक पॉलिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्सल मॉडल दिया था कि मतलब सन जो है वो
बीच में है और धरती वगैरह उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये कोपरनिकस का ही मॉडल था उस समय, जिसको अभी एक्सेप्ट किया गया है। और ये जो प्रोग्राम था कोपरनिकस सिस्टम, ये सेंटिनल सैटेलाइट्स पर बेस है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है। इसको इम्प्लीमेंट करती हैं 3-4 एजेंसी, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट और ईयू एजेंसीज और जो मेटाकर ओशियंस हैं। ठीक है, इसको मैनेज करता है यूरोपियन कमीशन। ये उस कोपरनिकस सिस्टम का मॉडल है कि कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन भेजता है और कैसे प्रोसेस किया जाता है। ये अलग अलग कंट्रीज़ के मून प्रोग्राम्स हैं, जैसे चैंग 5 चाइना का है, धनुरी मिशन साउथ कोरिया का, आर्टमिस यूएसए का, आई स्पेस हरकुटो आर मिशन जापान का, चंद्रयान 3 इंडिया का, लूना 25 रशिया का, आर्टमिस 2 ये भी यूएसए का होगा। पुणे में जो जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है, इसने अभी 1 मिली सेकेंड पल्सर देखा है। पल्सर वो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है, जिसकी मदद से रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ये जो टेलीस्कोप है अभी ये पुणे में है, महाराष्ट्र में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो ऑपरेट करती है। ठीक है, और इस समय जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है अभी तक मीटर वेवलेंथ में, जो ऑपरेट कर रहा है। पल्सर मतलब पल्सेटिंग स्टार होता है एक तरह से, ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, और ये जो इनका जो रेडिएशन होता है वो बहुत रेगुलर इंटरवल पे दिखाई देता है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये पल्सेट कर रहे हैं, मतलब बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये रोटेट कर रहे होते हैं, और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, और इनसे जो लाइट निकलती है काफ़ी पोलराइज होती है। कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्स में। फिर है तापी गैस पाइपलाइन, जिसको पीस पाइपलाइन कहा जाता है। तापी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये करीब 1814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो तुर्कमेनिस्तान के गिलकनेस फील्ड, जो गैस फील्ड है वहाँ से इंडिया के फजिल्का तक गैस भेजेगी वाया अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर है अग्नि प्राइम और अग्नि पी, ये मिसाइल हैं जिनको अभी टेस्ट किया गया, और ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं। इनकी जो रेंज है वो करीब 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982-1983 में शुरू किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में। और इसको जो डिज़ाइन था उसको 2012 में कंप्लीट किया गया। इसके अंदर कई सारी मिसाइलें डेवलप की गई हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो फार्म प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाया जाए। इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव थे, जैसे जो इन्वेस्टमेंट है उसको फील्ड लेवल तक ले जाना, खासकर इरिगेशन के क्षेत्र में, और जो कल्टीवेशन एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया को इरिगेशन की फील्ड में लाना, और जो ऑन फार्म वाटर एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना, और मतलब कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम ये 2021-22 से लेकर 2025 तक चला जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि कैसे कोल एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया जाए। कोल बेसिकली 4 तरह के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ये कैटेगराइजेशन इनके कार्बन कंटेंट पर डिपेंड है। एंथ्रासाइट में 86 से 97% तक कार्बन होता है, बिटुमिनस में कम होता है थोड़ा सा, 45 से 86% तक, लिग्नाइट में 25 से 35% तक, और पीट में उससे भी कम। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।